गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप गुप्ता। जैसा आपको पता है कि भारत का भूगोल आपका जो सेक्शन चल रहा था, फिर मैंने पहले आपको पहली क्लास में जो भारत का भौगोलिक मापक था मैंने वो समझाया था आपको। देखिए, भौगोलिक मापक में बहुत सारी चीज़ें थी जिसको मैं धीरे धीरे करके समझाऊंगा, क्योंकि एक साथ चीज़ें समझ में नहीं आ सकती हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है भारत का भौतिक विभाजन, या भारत का जो विभाजन किया गया है वो किस आधार पर किया गया है। देखिए, किसी भी प्रकार की चट्टान हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भारत का जो मतलब जो मैंने कल आपको मापक बनवाया था, भौगोलिक मापक बनवाया था, उसमें कई सारी चीजें थी, जैसे आज की शिलाएं। तो इन शिलाओं को हम डिटेल में बाद में समझेंगे। पहले हम समझेंगे कि हमारे देश में कहाँ कहाँ पर पर्वत श्रृंखलाओं की स्थिति है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर मैदान है, और कहाँ पर जो दर्रे हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। तो इन चीजों को समझने के बाद हम वास्तविकता में उन चीजों को हम समझेंगे। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो भारत का भौतिक विभाजन का। भारत को किस प्रकार से भौतिक विभाजन में बांटा गया है, यानी भौतिक चीजों में क्या आती है, पर्वत आते हैं, पठार आते हैं, मैदान आते हैं, है ना, द्वीप समूह आते हैं, सब भौतिक चीजें होती हैं। तो देखिए, भारत का जो भौतिक विभाजन है ना, सबसे पहले तो आपको कुछ चीजें समझनी है। जैसे क्या है कि भारत का जो सारा क्षेत्रफल है वो आपको पता है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। मैं आपको बता चुका हूं पहले। और इसके लगभग 10.5% भाग पर, लगभग 10.6% भाग पर पर्वत पाए जाते हैं। 18.5% भाग पर आपकी पहाड़ियां पाई जाती हैं, या पठार कह सकते हो आप। और इसके सॉरी पहाड़ियां हाँ चाहिए। और 27 पॉइंट कुछ परसेंट भाग है, लगभग 27 पॉइंट मेरे ख्याल में 7 है, हाँ 27.7 भाग पर पाई जाती है इसके पठार पाई जाती है। और बाकी 43% भाग पर इसकी मैदान पाया जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो 43% भाग है, देखिए इस पर मैदानों का विस्तार है ना। 10% भाग पर, लगभग 10.5% भाग पर पर्वत है, 18.5% भाग पर पहाड़ियां हैं, 27% भाग पर पठार हैं। तो इस हिसाब से देखते हैं आप, तो पर्वत, पठार और पहाड़ियां ही इसके काफी बड़े क्षेत्रफल पर है। लगभग 60% क्षेत्रफल पर पर्वत और पहाड़ियां ही फैले हुए हैं, है ना। परंतु अगर हम देखें इस पर गौर से, तो मैदान जो है वो केवल 43% भाग पर ही फैले हुए हैं, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई पहले। अब देखिए, भारत का जो भौतिक विभाजन है उसे सबसे पहले सिडनी बुलार्ड महोदय ने किया गया था। सिडनी बुलार्ड, है ना, ये नाम आप ध्यान रखना, सिडनी बुलार्ड महोदय थे। इन्होंने सबसे पहले इसका विभाजन किया था। और सिडनी बुलार्ड महोदय ने इसको 4 भागों में डिवाइड किया था। कैसे डिवाइड किया था मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो देखिए, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है ना, ये था। दक्षिण का पठार, और उत्तर का मैदान, और समुद्र तटीय मैदान आपके, और द्वीप प्रदेश। ऐसे 4 भागों में इसको बांटा गया था, मुख्य 4 भागों में इसको बांटा गया था। तो हम इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे। देखिए, इसके 4 भाग कौन कौन से हैं। एक तो उत्तर का पर्वतीय मैदान, सॉरी पर्वतीय भाग। दूसरा क्या है, उत्तर का मैदानी क्षेत्र। तीसरा क्या हो गया, दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय मैदान। और उसके बाद समुद्र तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान और आपके द्वीप, ये इसमें शामिल हो गए। 4 भाग तो आपने अभी तक की क्लासेस में पढ़ते हुए आए होंगे, है ना। बीए में आपने पढ़ा होगा, और फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में पढ़ा होगा आपने। तो ये 4 भाग थे। अब हम इन चारों भागों के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे, है ना। तो हमें इन चारों भागों के बारे में डिटेल में अध्ययन करना है। तो सबसे पहला जो हमारा भाग है वो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। पहला कौन सा है हमारा, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय भाग कह सकते हो आप। तो आपके सामने मैप में दिख रहा है कि ये उत्तर का पूरा पर्वतीय प्रदेश है, जिसमें संसार की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। उसका नाम है हिमालय पर्वत, है ना। तो हिमालय पर्वत के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से जानेंगे। हिमालय पर्वत किस प्रकार से बना था, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर एक अलग टॉपिक है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी, किन किन कालों में हुई थी।
कई प्रकार की यहाँ पर प्रमेय हैं, उन प्रमेयों को आपको समझना पड़ेगा। परंतु पहले आपको समझना है कि हिमालय जो उत्तर का भाग है उसमें हिमालय की क्या विशेषताएं हैं और कैसे कैसे हिमालय फैला हुआ। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, देखिए आपके सामने जो मैप है, इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो हिमालय पर्वत है वो पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। और इसमें 3 समानांतर श्रेणियां पाई जाती हैं। एक तो सबसे उत्तरी श्रेणी पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं महान हिमालय, सबसे उत्तरी श्रेणी है। इसके जो नीचे वाली श्रेणी है, इसके मध्य में, इसको हम लघु हिमालय कहते हैं। और इसके जो नीचे श्रेणी है वो है शिवालिक श्रेणी है। तो 3 लगातार सतत श्रेणियां हैं, है ना, महान हिमालय, मध्य हिमालय कहते हैं इसको, और शिवालिक श्रेणी कहते हैं इसको। ठीक है, ये आप ध्यान रखना इस बात का, 3 श्रेणियां हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसका विभाजन जो है वो किया गया है। तो देखिए अब इसकी जो 3 समानांतर श्रेणियां हैं, अब इसका विभाजन जो किया गया, इसका हम अध्ययन 2 प्रकार से करते हैं। तो 2 प्रकार का इसका विभाजन होता है। हमें हिमालय पर्वत को अध्ययन करना है तो उसको 2 प्रकार से हम बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। एक तो हम इसका कर सकते हैं आपका अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य अध्ययन कर सकते हैं इसका, और दूसरा हम इसका कर सकते हैं कैसा ना, क्षेत्र के अनुसार, प्रादेशिक या क्षेत्र के अनुसार या प्रादेशिक अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए अनुदैर्घ्य और प्रादेशिक अध्ययन ये दोनों क्या क्या होते हैं, इन चीजों को हमको समझना है। ठीक है, तो देखिए पहला है सबसे अनुदैर्घ्य विभाजन। अनुदैर्घ्य विभाजन में क्या होता है कि इसका लंबवत विभाजन किया गया है कि सबसे उत्तर में कौन सी श्रेणी है। तो सबसे उत्तर में पहली है आपकी महान हिमालय, दूसरी है आपकी मध्य हिमालय, और तीसरी है आपकी शिवालिक श्रेणी है ना। 3 इसकी प्रमुख श्रेणियां, और एक और है इसमें टेथिस हिमालय, वो सॉरी ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, या इसको हम पार हिमालय भी कहते हैं, पार हिमालय भी कहते हैं, इसको हम पार हिमालय भी कहते हैं। तो इसको हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सबसे नीचे वाली जो श्रेणी है इसको हम कहते हैं शिवालिक श्रेणी कहते हैं, है ना। इसको शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है, और इसका विस्तार भी हिमालय पर्वत के समानांतर लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। पश्चिम से पूर्व तक 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। देखिए इसमें कई सारी विशेषताएं हैं, है ना। इसके बारे में हम कई सारी चीजों को देखेंगे। तो देखिए ये जो श्रेणी है शिवालिक श्रेणी, ये पश्चिम में कश्मीर से लगा करके पूर्व में आपकी काफी लंबी चौड़ी फैली हुई है, 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। देखिए हिमालय की जो हमारे देश में जो हिमालय पर्वत है, हालांकि नेपाल में भी फैला हुआ है। तो देखिए जो हिमालय पर्वत की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें अक्ष संधियां पाई जाती हैं, अक्ष संधियां पाई जाती है। ये क्या होता है भाई, देखिए अक्ष संधियां मतलब क्या है कि इसमें ये मोड़ पाए जाते हैं। हिमालय में देखिए पश्चिम में भी मोड़ है, पूर्व में भी मोड़ है। ये किसी और श्रेणी में नहीं मिलेंगे आपको, ये विश्व की किसी और श्रेणी में देखने को नहीं मिलेंगे। अक्ष संधीय मोड़ कहते हैं, यानी संधियों पर इसके मोड़ पाए जाते हैं। जैसे हिमाचल जो है नामचा परवा के पास, यहाँ पर जो है नामचा परवा एक पर्वत है, उसके पास देखिए मुड़ करके नीचे चला जाता है। ऐसा माना जाता है कि किसी टाइम पर यहाँ पर जो अंडमान निकोबार पाया जाता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप है हमारा जिस भारत का, तो यहाँ तक इन श्रेणियों का विस्तार था, बाद में कट पिट करके ये ऐसे अलग हो गई। तो ऐसे फैला हुआ था, और इनका पीछे तक मुड़ के विस्तार था, ऐसे करके अरावली होते हुए और ये यहाँ तक फैली हुई थी लक्षद्वीप तक। तो ऐसे अक्ष संधियां पाई गई थी। अब ये अक्ष संधियां क्यों बनी, इसके पीछे एक नई कहानी है। क्योंकि जब ये स्थलखंड जब बंगाला लैंड से टकराने के लिए जा रहा था, तब इसमें मोड़ पड़ गए, वलन पड़ गए, और मोड़ पड़ने से इसमें अक्ष संधियों की उत्पत्ति हिमालय में जो है वो हुई थी। तो ये एक अलग थ्योरी है जो हम प्लेट टेक्टोनिक्स में देखेंगे। देखिए हमें पर्टिकुलर एक चीज को अच्छे से समझना है, एक एक चीज को, है ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैंने विशेषता क्या बताई आपको, उसकी इसमें अक्ष संधियां पाई जाती हैं। और सबसे एक चीज उसकी श्रेणी है वो क्या है, वो शिवालिक श्रेणी है। इसकी देखिए शिवालिक श्रेणी है, सबसे दक्षिणी श्रेणी है इसकी, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट श्रेणी भी है। आपको बता दूं ये सबसे बाद में निर्मित हुई थी। महान हिमालय सबसे पहले उत्पन्न हुई थी, इसके बाद मध्य हिमालय हुआ था, उसके बाद शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति हुई थी, है ना। तो देखिए ये असतत श्रेणी है। और असतत क्यों है, असत मतलब अनकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब लगातार। जैसे महान हिमालय में लगातार है, ये अनकंटिन्यूअस क्यों है,
क्योंकि इसे कई नदियों ने पार करके जीर्ण विदीर्ण कर दिया, काट के रख दिया इसको। यहां तक कि आपको बता दूं मैं, इस श्रेणी को कई जगह पर काट दिया। जैसे तीस्ता जो सिक्किम है हमारा इंडिया में, जो सिक्किम है वहां से एक नदी निकलती है तीस्ता, उसने लगभग 90 किलोमीटर तक इस श्रेणी को काट के गायब कर दिया है ना। तीस्ता नदी जो सिक्किम से निकलती है और बाद में बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो आपको पता होगा बांग्लादेश के साथ हमारा तीस्ता नदी विवाद भी चल रहा है। तो ये जो श्रेणी है ये एक असतत श्रेणी है और उसकी औसत ऊंचाई कितनी 600 मीटर है ना। दूसरी इसकी विशेषता क्या है शिवालिक श्रेणी की, वो विशेषता ये है कैसे जो दक्षिणी ढाल है, जो दक्षिणी ढाल है वो खड़ा है ना, कैसा खड़ा है और सपाट है, और जबकि ये उसका उत्तरी ढाल है वो नमन है ना, वो नत वाला है, वो मंद ढाल है जिस पर कई प्रकार की घाटियां पाई जाती हैं। जिसमें आपको बता दूं मैं, इसको देहरादून जैसे घाटी है ना वो उसको पाई, इसको जो पश्चिम में घाटियां पाई जाती है उनको दून कहते हैं, और पूर्व में जो घाटियां पाई जाती हैं उनको द्वार कहते हैं। जैसे जो देहरादून हो गया है ना और हरिद्वार हो गया, तो हरिद्वार जो आपके उत्तराखंड में जो श्रेणी जब ये प्रवेश करती है तो वहां पर जो उस पर घाटियां पाई जाती हैं उसके बैक साइड में, पिछली साइड में नथ जो ढाल है वहां पर, तो उनको हम कहते हैं पश्चिम में दून कहते हैं और पूर्व में द्वार कहते हैं। तो ये शिवालिक श्रेणी की विशेषता है। और आगे जाके देखिए ये जो श्रेणी है ये आगे जाके विलुप्त हो जाती है काफी जाकर के, क्योंकि इसका जो नदियों ने कटाव काफी अधिक किया है, इस श्रेणी का सबसे अधिक कटाव हुआ है। कई नदियों ने इसको काटा, जैसे तीस्ता नदी हो गई, घाघरा गंडक हो गई, और कई नदियों ने मतलब इसको काट काट करके इसको खत्म कर दिया कई जगह पर। तो ये एक श्रेणी जो काफी कटी फिटी है ना। देखिए इन पहाड़ियों को जम्मू कश्मीर में इनको कई नामों से जाना जाता है। जो शिवालिक श्रेणी की जो पहाड़ियां हैं इनको कई नामों से, हालांकि इसमें कोई ऊंचा शिखर नहीं है क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई केवल 600 मीटर है, औसत बता रहा हूं यहाँ पर। तो जम्मू कश्मीर में इनको जम्मू पहाड़ियां कहा जाता है, और इनको जो है उत्तराखंड में डुंडवा श्रेणी कहा जाता है। उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, ध्यान रखना है इनको, यूपी में उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, डुंडवा, डुंडवा। और नेपाल में क्या कहा जाता है इसको, नेपाल में इस श्रेणी को क्या कहा जाता है, चुरिया मुरिया, चुरिया मुरिया। नाम देखिए थोड़ा ऐसा ही है, तो नेपाली नाम है, थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। तो चुरिया मुरिया पहाड़ियां इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसको जब पूर्वांचल में चली जाती है उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में, तो वहां पर इसको मिसमी, अबोर, और आपको बता दूं मैं मिसमी, अबोर और मिरी पहाड़ियों के रूप में इनको ज्यादा जाता है। तो ये है आपकी शिवालिक श्रेणी है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बस इतना ही। इसके बाद देखिए मध्य हिमालय श्रेणी, मध्य हिमालय श्रेणी जिसको हम लघु हिमालय भी कहते हैं या मध्य हिमालय श्रेणी, या इसको हम क्या कहते हैं, लघु हिमालय भी कहते हैं। तो देखिए ये जो लघु हिमालय है ये महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में पाई जाती है, और इसके बीच में एक भ्रंश पाया जाता है, यानी कि महान जो मध्य हिमालय है और शिवालिक श्रेणी है इन दोनों के बीच में एक भ्रंश पाया जाता है जिसको हम कहते हैं MBT। क्या कहते हैं, MBT कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं। ये भ्रंश पाया जाता है, ये इन दोनों के बीच में पाया जाता है। मेन बाउंड्री MBT जो पाया जाता है वो किस पाया, शिवालिक श्रेणी के बीच में और आपकी मध्य हिमालय श्रेणी के मध्य में पाई जाती है ना। इसमें देखिए कई सारी पहाड़ियां हैं, अधिकतर देखें तो इसी में सारी पहाड़ियां पाई जाती है ना। जैसे क्या है, पीर पंजाल श्रेणियां हैं, धौलाधार श्रेणियां हैं, है ना, वो इसी में पाई जाती हैं आपकी। देखिए ये जो श्रेणी है ये भी इस समान महान हिमालय श्रेणी के समानांतर फैली हुई है, लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। और इस पहाड़ी पर देखिए कई सारे रमणीक स्थल हैं, है ना, जैसे जैसे यहाँ पर क्या है, देखिए इसका भी जो ढाल है वो दक्षिण तरफ खड़ा है और पश्चिम की तरफ जो है नमन है। और इसी के पश्चिम में जो पाई जाती है कश्मीर घाटी पाई जाती है, इस कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, जिसमें करेवा की जवाब पाई जाती है। करेवा क्या होता है, देखो कश्मीर में जो कश्मीर घाटी पाई जाती है, कश्मीर जो घाटी पाई जाती है इसकी एक विशेषता है, इसमें करेवा के जमाव पाए जाते हैं। देखिए कभी उस समय कश्मीर में एक झील हुआ करती थी यहाँ पर, वो झील बाद में
बह गई और उसके जो निक्षेप वहां पर बह गए उनको करेवा कहा जाता है। इस करेवा में जो है आपकी उसकी खेती की जाती है, आपको बता दूं मैं, और वो क्या कहते हैं उसको, केसर की खेती। करेवा में केसर की खेती की जाती है ना। तो कश्मीर घाटी में इसी में अवस्थित है, यहाँ पर कश्मीर घाटी है। इसके अलावा उत्तराखंड में जाएंगे तो कई दमड़ी स्थल है, यहाँ पर रानीखेत है, आपका अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, कौसानी है, तो वो भी इसी लघु हिमालय श्रेणी के जो घाटियां उनमें मिलते हैं। इसके अलावा पूर्व में भी कई सारे क्षेत्र हैं जो इसमें मिलते हैं, है ना। रानीखेत, चक्राता, मसूरी, नैनीताल, है ना। देखिए यही श्रेणी आगे बढ़कर के आपके असम तक चली जाती है ना। हालांकि असम में ये इतनी ऊंची नहीं है क्योंकि इसको नदियों ने कई जगह पर इस श्रेणी को भी काट दिया है। जैसे आपकी जो कोसी नदी है, घाघरा नदी है, गंडक नदी है, इसको कई जगह पर काट दिया है। इधर इसको जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी सहायक नदियों ने भी इस श्रेणी को कई जगह से काट दिया है। तो ये भी एक काफी असतत श्रेणी है ना। वैसे तो इसकी तुलना में तो अगर देखा जाए तो ये एक सतत श्रेणी है, परंतु इस तुलना में देखा जाए तो एक असतत श्रेणी है ना। हालांकि इतनी कटिफिटी नहीं, क्योंकि नदियों ने इसको काफी विदीर्ण कर दिया है, काट फाट करके काफी छोटा ऊपर से कर दिया है ना। तो देखिए इसमें जो एक मेन बात और रह गई है इसकी मध्य जो आपकी लघु हिमालय श्रेणी है, इसमें जो पश्चिम जो मतलब उत्तरी ढाल है इसका जो नमन है, काफी जो मंद ढाल पाए जाते हैं उन पर चारागाह पाए जाते हैं, है ना। कौन कौन से चारागाह पाए जाते हैं? कश्मीर में इनको कहते हैं चारागाहों को, गुलमर्ग, सोनमर्ग, है ना। तो ये पाए जाते हैं, इन पर ही पाए जाते हैं, है ना। तो ये है इसमें। इसके अलावा उत्तराखंड में बुग्याल, उत्तराखंड में इन्हीं चारागाहों को बुग्याल और पयाल कहा जाता है। ध्यान रखना इस बात का, उत्तराखंड में इन्हीं जो चारागाह होते हैं उनको बुग्याल और पयाल कहा जाता है। इसके बाद जो देखिए तीसरी श्रेणी है आपकी, वो है महान हिमालय श्रेणी, है ना। महान हिमालय, जिसको हम महान हिमालय श्रेणी भी कहते हैं, है ना, या हिमाद्री भी कहते हैं। देखिए ये एक सतत श्रेणी है और सबसे ऊंची श्रेणी के पर्वत जो है हिमालय के, वो इसी श्रेणी में पाए जाते हैं। महान हिमालय वाली श्रेणी में नहीं पाए जाते सारे के सारे। इस श्रेणी की लंबाई भी देखिए 2500 किलोमीटर की लंबाई में है, और ये भी आगे आकर के नामचा बरवा के पास में, यहाँ पर पूर्व में इसमें अच्छे संधीय मोड़ पाया जाता है। यही नामचा बरवा के निकट जो है इसमें ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से भारत में प्रवेश करती है, और नामचा बरवा के निकट इस महान हिमालय श्रेणी को यहाँ पर इसमें काट करके गहरा खड्ड का निर्माण किया है, गोर्ज का निर्माण किया है ब्रह्मपुत्र नदी में, और तब वो भारत में प्रवेश करती है। आपको बता दूं मैं, जब भारत में वो नदी प्रवेश करती है तो चलो नदी के बारे में बाद में बताएंगे हम। तो यहाँ पर ये हिमालय, महान हिमालय श्रेणी है, ये एक सतत श्रेणी है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, सतत श्रेणी है, असतत नहीं है, सतत श्रेणी। हालांकि इसको भी कई जगह काटा है, परंतु फिर भी एक सतत रूप में लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। और इस पर ही जो है हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वत जो माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, धौलागिरी है ना, और इसके त्रिशूल है, और कई सारे पर्वत जो है इसी पर पाए जाते हैं। कंचनजंगा, मनसालू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, तो ये सभी पर्वत जो है इसी में ही पाए जाते हैं, इस महान हिमालय श्रेणी में ही पाए जाते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत जो है वो भी यहीं पर है, जो आपको बताया था मैंने क्या, माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल में है, यहीं पड़ता है। इसके अलावा कंचनजंगा है जो सिक्किम के बॉर्डर पर है ना, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है वहां पर एक। तो ये महान हिमालय श्रेणी है जो काफी लंबाई में विस्तृत रूप से फैली हुई है। ये देखिए तीनों जो श्रेणियां हैं ये नीचे की तरफ दबी हुई है, इनके जो ढाल है वो उत्तरी तरफ है और इनके जो खड़ा ढाल है वो दक्षिणी तरफ है ना। तो देखिए इस पर जो हिमरेखा पूर्व में जो है काफी ऊंचाई पे पाई जाती है, पश्चिम में नीचाई पे पाई जाती है। हिमरेखा मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बर्फ जो सतत जमी रहती है, क्योंकि ये काफी ऊंची श्रेणी है तो इन पर हमेशा बर्फ जमी रहती है ना। तो ये इसकी मुख्य कुछ विशेषता थी हिमालय पर्वत की। और देखिए इसका जो ऊंची श्रेणियां तो आपको मैं बता ही दिया कि इस पर 8000 मीटर से ऊंची श्रेणियां अधिक पाई जाती है। इसके अलावा सबसे ऊंची चोटियां भी इसी श्रेणी पर पाई जाती है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट इतना। हाँ, एक ही चाप के आकार में सभी के सभी देखिए चाप के आकार में फैली हुई है ना। और इसके बाद देखिए हिमालय पाल है, तिब्बत हिमालय भी कहते हैं इसको। ये जो तिब्बत हिमालय है ये वाला, ये भी इसी का ही भाग है। ये लगभग 65 किलोमीटर चौड़ा है और लगभग 800 से 900 किलोमीटर की लंबाई में, 965 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है, इतना ये फैला हुआ है ना। इसी पर देखिए कौन कौन सी श्रेणियां पाई जाती हैं। अभी तराकोरम है,
कराकोरम है यहाँ पर, लद्दाख है, लद्दाख ये पाया जाता है, ये तिब्बत में। तो ये सब ये श्रेणियां ऐसी में पाई जाती हैं, सॉरी तिब्बत से ये लद्दाख की तरह है, लेह में। तो ये सब चीजें इसमें आपको पाई जाती हैं। और मैं देख लेता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कुछ बताने के लिए। इसकी देखिए सबसे ऊंची जो श्रेणी है वो कराकोरम श्रेणी है, जिसे एशिया का मेरुदंड भी कहा जाता है ना। ये बात ध्यान रखना आपको, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है ना। तो ये था देखिए इसका अनुदैर्घ्य विभाजन। इसका एक और विभाजन है ना, प्रादेशिक विभाजन कहते हैं इसको, मैंने आपको बताया था। तो प्रादेशिक विभाजन में इस हिमालय को हम 3 भागों में बांटते हैं, पश्चिमी हिमालय, दूसरा हो गया आपका मध्य हिमालय, और तीसरा हो गया आपका पूर्वी या पूर्वांचल हिमालय कहते हैं इसको। देखिए ये इसको समझ लेना क्या है। पश्चिमी हिमालय ये सिंधु एवं सतलज नदियों के बीच में फैला हुआ है ना, लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, सिंधु एवं सतलज के बीच में फैला हुआ है। इसके बाद जो मध्य हिमालय है, ये वाला हिमालय, ये इसका काफी बड़ा हिस्सा नेपाल में आता है, और एक काली और तीस्ता नदियों के बीच में, काली और तीस्ता नदियों के बीच में, तीस्ता नदियों के बीच में लगभग इसकी जो लंबाई है लगभग वो है 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, 800 है ना। और इसके अलावा पूर्वांचल या पूर्वी हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य में, ब्रह्मपुत्र के मध्य में है, ये है 720 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। तो ये ऐसे इस प्रकार से बांटा गया है इसको 3 भागों में, पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय। देखिए जो मध्य हिमालय श्रेणी है, इसको जब ये नेपाल में चली जाती है मध्य हिमालय में, ये नेपाल, तो नेपाल में इसको वहां पर महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, इसको महाभारत श्रेणी नाम कहा जाता है मध्य हिमालय को, या लघु हिमालय को महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है। मैं आपको वैसे नोट्स में दे दूंगा। हाँ, उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।